हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो आज से अपने जो है इस चैनल पर केमिस्ट्री के लिए स्पेशल बैच शुरू कर रहे हैं, जिसको अपन कह सकते हैं जो कि एक क्रैश कोर्स रहेगा, जो कि आपके जेट का एग्ज़ाम हो गया या आईसीएआर का एग्ज़ाम हो गया या सीयूईटी का एग्ज़ाम हो गया, इसके लिए यूज़फुल रहेगा। अगर कोई एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि मेन जो टॉपिक होते हैं वो इसमें भी यही होते हैं। अब अगर अपने बात करें ना, इसमें सबसे पहले इसमें अपने डिस्कस करते हैं कि इसमें है क्या क्या। तो देखना, इसमें यूनिट नंबर 1 है एक, दूसरी है यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 1 में से जो है आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, जेट की मैं बात कर रहा हूँ। यूनिट नंबर 2 में से भी 10 क्वेश्चन, यूनिट नंबर 3 में से भी 10 क्वेश्चन और यूनिट नंबर 4 में से कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 क्वेश्चन आएंगे। अब ये मान लो कि जो 3 यूनिट है ना, वो आपकी होगी 11th की जो केमिस्ट्री है आपकी। 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है ना, उसमें से आएंगे 3 यूनिट। और ये एक कह सकते हो ये कौन सी क्लास की केमिस्ट्री होगी? 12th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसमें से कौन सी आएगी? एक यूनिट आएगी। यानी कि 10 क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे आपके 12th केमिस्ट्री के, और बाकी जो 30 क्वेश्चन आएंगे वो कौन सी क्लास के आएंगे? 11वीं की केमिस्ट्री के। तो 11वीं की केमिस्ट्री जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, और अपना जो फोकस रहेगा वो भी इन्हीं पर रहेगा मेनली। और इसमें अपने टॉपिक वाइज करते जाएंगे। सबसे पहले अपने बात करें यूनिट, ध्यान देना यूनिट 1 जो है वो सबसे बड़ी यूनिट है, आप एक तरह से ये मान लो। यूनिट 2 नंबर यूनिट है वो थोड़ी छोटी है, यूनिट नंबर 3 भी है वो ठीक ठाक साइज की है, लेकिन यूनिट नंबर 1 जो है वो सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसमें टॉपिक जो है वो बहुत सारे कवर किए गए हैं। तो अपने जो है रेगुलर इसमें जो है वो बेस पर क्लास लगेंगी, और इस पर बेस जो है वो टेस्ट सीरीज भी अपने लॉन्च करेंगे, तो आप उसके लिए जुड़े रहिए। और अगर आपने कोई ऑनलाइन बैच वगैरह अगर करना हो तो वो भी अपने जो है ऑनलाइन लॉन्च करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर अपने यूनिट नंबर 1 की, किसकी बात करते हैं? यूनिट नंबर 1 की। तो यूनिट नंबर 1 है अपने सबसे पहले, और यूनिट नंबर 1 में आज अपने बात करेंगे परमाणु की संरचना की। किसकी बात करेंगे? परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है। तो सबसे पहले बात करें अगर अपने परमाणु की, तो परमाणु क्या होता है? सबसे छोटा, सबसे छोटा अविभाज्य कण। क्या होता है? सबसे छोटा अविभाज्य कण होता है, जिसको कि अपने कह सकते हैं और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता, उसको क्या कहते हैं? परमाणु। जैसे कि एग्जांपल के लिए देख लो कि आपके पास मान लो चीनी है, चीनी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, पहले से ही आपने उसको पीस कर पाउडर बना लिया। अब हो सकता है किसी और चीज से आप उसको और ज्यादा बारीक पीस लो, लेकिन एक लिमिट आएगी जिसके बाद में उसको पीसना संभव नहीं होगा या उससे छोटा तोड़ना संभव नहीं होगा। उस स्केल पर वो जो बनेगा कण, उस कण को क्या कहते हैं? परमाणु। तो इसीलिए क्या कहते हैं इसका सबसे छोटा अविभाज्य कण। और ये बात जो है वो किसने कही थी? डाल्टन ने कही थी। लेकिन सेम बात जो है भारतीय संदर्भ में दो और वैज्ञानिकों ने कही थी। एक तो था अपने पकुधा कात्यायन, पकुधा कात्यायन, और दूसरा इसके अंदर था कणाद। तो ये दो अपन कह सकते हैं भारतीय मूल के भी वैज्ञानिक थे, जिन्होंने बिल्कुल सिमिलर सी बातें की थी परमाणु की संरचना को लेकर। उन्होंने इसको जो है मूल इकाई कहा था। तो ये हो गया परमाणु की संरचना या परिभाषा। परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? डाल्टन ने बताया था। अगर क्वेश्चन आता है परमाणु की खोज किसने की थी, ध्यान रखना परमाणु की खोज किसने की थी? डाल्टन ने। नेक्स्ट इसके अंदर अपने बात करते हैं कि परमाणु की खोज होगी, और सबसे पहले यही हुआ कि भाई हाँ परमाणु की खोज होगी, सबसे छोटा कण है बस, अब इसके अंदर कोई कण नहीं है। लेकिन उसके बाद में पता चला कि परमाणु के अंदर भी 3 तरह के कण है। परमाणु के अंदर कितने तरह के कण है? 3। एक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। दूसरा होता है प्रोटॉन, और तीसरा इसके अंदर जो आता है वो आता है न्यूट्रॉन। क्या आता है? न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है नेगेटिव यानी माइनस, प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस यानी पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या होता है? उदासीन। अब ये तो पता चल गया कि भी 3 प्रकार के कण हैं परमाणु में भी, मतलब परमाणु ऐसा नहीं सबसे छोटा है, परमाणु से भी छोटी कोई इकाई है जिनको क्या बोला गया? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब बात ये आती है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? कई बार इक्वेशन पूछा जाता है।
तो देखो बच्चों किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो किसने की थी, जे थॉमसन ने। किसने की थी, जे थॉमसन ने। वहीं अगर अपने बात करें इसमें प्रोटॉन की खोज, तो वो देखना किसने की थी, तो प्रोटॉन की जिसने खोज की थी वो था रदरफोर्ड। किसने की थी, रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने। तो सबसे पहले जो खोज की गई थी वो इलेक्ट्रॉन की गई थी, और इलेक्ट्रॉन की खोज करने के लिए जिस परीक्षण का प्रयोग किया गया था वो था कैथोड रे ट्यूब परीक्षण, कैथोड किरण नलिका। ये परीक्षण था, इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, CRT। तो कैथोड किरण नलिका जो परीक्षण किया गया था, इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट किया गया था। हुआ क्या था कि इस तरह की एक ट्यूब थी, इस तरह से देखना, ये इस तरह की एक ट्यूब थी, इसके दो तरफ जो है वो इस तरह से प्लेटें लगाई गई थी, और इधर वाली को जो है वो जोड़ दिया था कैथोड से, यहाँ पे माइनस इस तरह से, ये इस तरह से इधर वाली को कैथोड से जोड़ दिया, इधर वाली को एनोड से जोड़ दिया। तो जब इस पर विभव अप्लाई किया गया तो यहाँ से कुछ कण जो है वो निकले और इस वाली प्लेट पर जाके टकराए। अब इस वाली जो इधर वाली प्लेट है ना, कौन सी, ये वाली, ये वाली प्लेट जो है, इस पर क्या है कि जिंक सल्फाइड का लेप किया हुआ था। किसका लेप कर रखा था उन्होंने, जिंक सल्फाइड का। तो जहां जहां इलेक्ट्रॉन टकराए वहां वहां क्या बन गए, छोटे छोटे स्पॉट बन गए, जिससे ये सबसे पहले ये कह सकते हैं कि डिटेक्ट हुआ कि जब इस पर अपने विभव अप्लाई करते हैं तो यहाँ से कोई कण निकला है और वो इस प्लेट पर पहुंचा है। क्योंकि ये जो मैंने बनाई है ना, ये वाली संरचना जो है, ये देखना, ये वाली, ये क्या थी, वैक्यूम था इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर क्या था, निर्वात था। निर्वात होने का मतलब इसके अंदर कोई भी कण था ही नहीं, इस कोई भी कण नहीं था। लेकिन जैसे विद्युत अप्लाई की तो यहाँ से कण जो है कुछ एक निकले और यहाँ पहुंच गए। अब क्योंकि ये कैथोड से चले यानी माइनस से निकले और प्लस पर गए हैं, कैथोड से निकले यानी माइनस से निकले और प्लस पर गए हैं, इसीलिए इस प्रयोग को क्या बोला गया था, कैथोड किरण नलिका या कैथोड रे ट्यूब, शॉर्ट में बोला जाता है इसको CRT। और क्योंकि ये सबसे पहले ऋणात्मक प्लेट से निकले थे और धनात्मक प्लेट की तरफ जा रहे थे, इसलिए इनके ऊपर आवेश जो माना गया वो कौन सा माना गया था, इनके ऊपर आवेश माइनस का आवेश माना गया था। ठीक है बच्चों, ये हो गया इसके अंदर अपने। नेक्स्ट अगर अपने इसमें बात करें तो देखो क्या आता है, दूसरा आता है रदरफोर्ड वाला। जो ये तो रदरफोर्ड वाला जो परीक्षण है वो कौन सा था, इसको वास्तव में बोला जाता है क्या, गोल्डन फॉइल प्रयोग या स्वर्ण पत्र प्रयोग, स्वर्ण पत्र प्रयोग। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। किस प्रयोग के द्वारा, स्वर्ण पत्र प्रयोग के द्वारा। देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट हुए, उनके ऊपर पता चल गया अभी माइनस है, फिर प्रोटॉन डिटेक्ट हुए, उनके ऊपर पता चल गया प्लस आवेश है। लेकिन न्यूट्रॉन की खोज अभी तक नहीं हुई थी, और शुरुआत में जो परमाणु जो खोज के लिए तत्व लिया जा रहा था वो था हाइड्रोजन, नॉर्मल हाइड्रोजन जो था, क्योंकि सबसे छोटा परमाणु होता है और अध्ययन करने में काफी आसान भी रहता है। तो इसकी जब संरचना की अध्ययन किया गया तो उसमें शुरुआत में पता चला कि इसमें एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, और इसका भार जो है वो प्रोटॉन के भार के बराबर है। तो ये मान लिया गया कि भाई परमाणु में बस दो ही कण है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। लेकिन जैसे ही अपने हाइड्रोजन से उठकर हीलियम पर आए ना, तब अपने को पता चला कि हीलियम का भार निकल कर आया 4, लेकिन हीलियम में प्रोटॉन कितने थे, 2 ही तो प्रोटॉन थे, तो भार होना तो चाहिए था 2, लेकिन हुआ कितना, 4। जिसके कारण ये पता चला कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा एक और तीसरा कण होना चाहिए जिसका भार किसके बराबर होगा, प्रोटॉन के बराबर। तो इस आधार पर यह खोज की गई कि इसमें एक तीसरा कण भी है न्यूट्रॉन, और इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है। क्योंकि अपने को पता है कि परमाणु जो होता है मूल अवस्था में क्या होता है, वो उदासीन होता है। क्योंकि प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन है दोनों का भार तो अलग अलग होता है, लेकिन आवेश दोनों का क्या होता है, बराबर होता है, यानी आवेश दोनों का सेम है, जिसके कारण परिणामी 0 आ गया। लेकिन न्यूट्रॉन पर अगर आवेश होता तो परमाणु पर भी कोई आवेश होता है, लेकिन वास्तव में अपने को पता है कि प्रोटॉन क्या होता है, उदासीन। अगर प्रोटॉन उदासीन है, इसका मतलब प्रोटॉन उदासीन है मतलब न्यूट्रॉन भी उदासीन होना चाहिए। और पता कैसे चला, जैसा कि मैंने बताया आपको कि हीलियम पर जैसे शिफ्ट किए ना अपने, तो अपने को पता चला कि हीलियम का बाहर निकल के आ रहा है 4, लेकिन अपने हिसाब से तो होना कितना चाहिए था 2, क्योंकि इसमें प्रोटॉन तो 2 ही है, लेकिन बाहर 4 था। तो ये पता चला कि इसके अंदर एक और कण है जिसका भार प्रोटॉन के बराबर है और आवेश उसका क्या है, 0 है, या वो क्या है, अपने कह सकते हैं उदासीन परमाणु है। तो ये 3 चीजें जो निकल कर आई, ये चीजें मैंने जैसे कि बताया, ये 3
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों के बारे में अपने को पता चला। नेक्स्ट आता है इसके अंदर थोड़ी बहुत और बातें, जैसे कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होते हैं, क्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। अच्छा, अब न्यूक्लियॉन बोला क्यों जाता है वो गौर करने वाली बात है। पहले तो ये ध्यान रखना भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन बोलते हैं। अब ऐसा हुआ क्यों वो देखो कि जो परमाणु होता है ना, कोई भी परमाणु जो है एक गोला माना जाता है, एक तरह से क्या माना जाता है, गोलाकार माना जाता है, इस तरह से कि भी परमाणु है वो एक गोला है, इस तरह से। अब हुआ क्या कि परमाणु गोला मान लिया। अब उसमें बात ये आई कि सबसे पहले तो पता ये था कि भी कोई कण है नहीं, परमाणु अकेला है। फिर पता चला कि नहीं, परमाणु अकेला नहीं है, उसके अंदर कण हैं और छोटे छोटे। तो ये अपने मान लेते हैं परमाणु की संरचना। अब परमाणु का जो केंद्र होता है ना, उसमें दो कण पड़े होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या कण पड़े होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन रह गए, ये बाहर जो आपको सर्कल्स दिख रहे हैं ना, ये वाले, इनमें जो होते हैं लगातार चक्कर लगाते रहते हैं, इस तरह से। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनमें चक्कर लगाते रहते हैं, इस तरह से। देखो ये वाले, ये चक्कर इसमें लगा रहे हैं लगातार। तो ये होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके चारों चक्कर लगा रहे हैं। अब जो ये जहां पर ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पड़े हैं ना, इनको बोलते हैं नाभिक। इस स्थान को क्या बोला जाता है, नाभिक। जहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पड़े हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जहां दोनों पड़े उस स्थान को बोलते हैं नाभिक। और नाभिक को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और वहीं से ये वर्ड आया न्यूक्लियन, क्योंकि ये दोनों प्रोटॉन जो है वो, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो नाभिक में पड़े हुए हैं, और नाभिक को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस। इसीलिए इन दोनों कणों को संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है, न्यूक्लियन बोला जाता है। दूसरा इसमें बात ये आती है कि नाभिक में देखो दो प्रोटॉन जो कण पड़े हैं नाभिक में, वो कौन कौन से पड़े हैं, एक प्रोटॉन पड़ा है, दूसरा कौन सा पड़ा है, इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। कौन सा पड़ा हुआ है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पड़े हुए हैं। एक न्यूट्रॉन पड़ा हुआ है, दूसरा क्या पड़ा, प्रोटॉन। प्रोटॉन जो वो तो है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन क्या है, उदासीन। इसीलिए अपने कह सकते हैं कि नाभिक जो होता है उस पर आवेश कौन सा होता है, धनावेश। आवेश कौन सा होता है, धनावेश। इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ध्यान देना ये कई बार पूछा जाता है कि नाभिक पर आवेश कौन सा, तो धनावेश। किसके कारण, प्रोटॉन के कारण, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन पड़े, जो कण है दो वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन पर प्लस है, नाभिक जो अपने न्यूट्रॉन है वो उदासीन है, इसके कारण ओवरऑल आवेश जो आ गया वो कौन सा आ गया, धनावेश आ गया। ये हो गया इसमें प्रोटॉन। तो अपने देखो क्या क्या पढ़ा, कि सबसे पहले अपने पढ़ा कि परमाणु की संरचना जो है वो क्या होती है, परमाणु क्या होता है, और उनके जो है किसने बताया था। फिर पता चला प्रोटीन जो परमाणु होता है, परमाणु के 3 मूल कण जिससे परमाणु बना हुआ है, कौन कौन से है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, और जो न्यूट्रॉन है उसकी खोज की थी चैडविक ने। इलेक्ट्रॉनों की खोज जे थॉमसन ने की थी, किस प्रयोग के माध्यम से, कैथोड किरण नलिका के माध्यम से। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की, किस प्रयोग के माध्यम से, स्वर्ण पत्र प्रयोग के माध्यम से। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने, किस प्रयोग के माध्यम से। ये देखो प्रयोग नहीं हुआ था एक्चुअल में, क्या नहीं, प्रयोग जो था वो तो हुआ ही था, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रयोग का नाम क्या था वो भी देख लो, दिखानी है अपने। हुआ क्या था कि बेरिलियम जो होता है, बेरिलियम पर अल्फा कणों की जब अपने बरसात करवाते हैं, अल्फा कण जब बहुत ज़्यादा गिराए गए थे, तब जो है न्यूट्रॉन जो है वो डिटेक्ट हुआ था। अब ये हो गया इसमें। उसके बाद में अगला अपने पढ़ा कि हाइड्रोजन के लिए तो ये सही चल रहा था, लेकिन जैसे हाइड्रोजन से हीलियम पे पहुंचे, प्रयोग जो है अपने इधर उधर हो गए। कारण क्या था कि जो ये हाइड्रोजन की अपनी बात करें तो इसमें तो एक प्रोटॉन था और एक इलेक्ट्रॉन था, जिसके कारण क्या हुआ कि प्रोटॉन का भार लगभग बराबर हो गया परमाणु के भार के। तो ये मान लिया गया कि हाँ भाई, परमाणु का भार जो होता है वो प्रोटॉन के भार के लगभग बराबर ही होता है, और इलेक्ट्रॉन के भार का उसमें कोई योगदान नहीं होता। लेकिन जैसे ही हीलियम पर पहुंचे, परमाणु का भार जो था वो प्रोटॉन के भार से 2 गुना हो गया। तब ये बात दिमाग में है कि इसके अंदर कोई ना कोई हो ना हो, कोई ना कोई ऐसा कण होगा जिसका भार जो है वो प्रोटॉन के बराबर है, लेकिन वो उदासीन है। प्रकृति क्या है उसकी, उदासीन। कारण क्या था उदासीन होने का, भी अपने को पता है परमाणु उदासीन है। परमाणु उदासीन है क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, प्रोटॉन पर पॉजिटिव। जितना इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है उतना ही प्रोटॉन पर क्या होता है, प्लस, जिसके कारण जो उनका सम है या जो दोनों का योग जो होता है वो क्या हो जाता है, 0।
जिसके कारण परमाणु उदासीन हो गया। अगर न्यूट्रॉन पर कोई आवेश होता तो इसके ऊपर भी जो इसके हिसाब से क्या होता कि परमाणु जो है, परमाणु पर भी कोई आवेश होता प्लस या माइनस, लेकिन परमाणु तो उदासीन है। इससे पता लगा कि न्यूट्रॉन जो है वो भी क्या उदासीन। और एक और बात ध्यान देना बच्चों कि न्यूट्रॉन जो वर्ड है ना, ये जो वर्ड है ये किससे बना हुआ है? न्यूट्रल वर्ड से। न्यूट्रल मतलब उदासीन, यानी जिसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में अपने बात की जो नाभिक में जो कण है उनको क्या कहा जाता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। नाभिक जो होता है उस पर, उसके अंदर ये दोनों पड़े होते हैं, नाभिक के अंदर ही होते हैं दोनों, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और नाभिक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? न्यूक्लियस। इसीलिए इन दोनों को क्या बोल दिया जाता है? न्यूक्लियॉन। अगला इसके अंदर आता है कि नाभिक में जो होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो पड़े हैं, लेकिन न्यूट्रॉन तो उदासीन है और प्रोटॉन क्या है? धनावेशित, जिसके कारण अपन कह सकते हैं कि नाभिक जो होता है उसके ऊपर आवेश कौन सा होता है? धनावेश। कौन सा आवेश होता है बच्चों? ध्यान देना, धनावेश होता है। अगला इसमें अगर अपने बात करें तो नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक आता है वो देखो कौन सा आता है, वो आता है इनके मेनली की संरचना वगैरह या परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो कैसे डिसाइड होते हैं। तो परमाणु क्रमांक क्या आता है? परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर, इसको शो करते हैं अपने जेड से। परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर देखना बच्चों, इसमें परमाणु क्रमांक होता है उसको जेड से दर्शाते हैं। परमाणु क्रमांक होता क्या है? जैसे आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन जो है वो 1 नंबर पे आता है, हीलियम 2 नंबर पे, सोडियम 11 नंबर पे, कैल्शियम 20 नंबर पे, फास्फोरस 15 नंबर पे। अब पता कैसे चले कि ये कितने नंबर पे है? अब ऐसा तो है नहीं कि अपने मन में आया कि भाई हाइड्रोजन मेरे को अच्छा लग रहा है इसको 1 नंबर पे ले आया, या कैल्शियम को थोड़ा कम अच्छा लग रहा है इसको 20 पर ले गया, या सोडियम को 11 पर। ऐसा हुआ क्यों कि सोडियम को ही 11 पे क्यों रखा या कैल्शियम को ही 20 नंबर पे क्यों रखा? तो तब अपने पास एक नया टॉपिक आता है, क्या? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक का सीधा सा मतलब है प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक का मतलब प्रोटॉनों की संख्या या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सीधी सी बात कि परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या, जिसमें जितने प्रोटॉन वो उसका परमाणु क्रमांक। या आप कुछ इस तरह से समझो कि जैसे रजिस्टर में अपने नाम लिखते हैं, तो ऐसे जैसे कि पहले नाम किसका लिखा जाए ये बहुत कंफ्यूजन है। जैसे मान लो 50 बच्चों की क्लास, अब सारे कहेंगे भी मेरा नाम पहले लिखो, या हो सकता है कोई कहीं भी मेरा नाम लास्ट लास्ट में आना चाहिए। अब ये डिसाइड कैसे होगा कि किसका नाम पहले आएगा या किसका नाम बाद में आएगा? तो उसमें अपने क्या करते हैं, अल्फाबेट के हिसाब से लिखते हैं। जिसका नाम ए पर है वो पहले आएगा, जिसका नाम एक्स वाई जेड पे होता है वो लास्ट में आते हैं। यही होता है। इसी तरह परमाणु क्रमांक की भी अवधारणा है कि जिसमें प्रोटॉनों की संख्या जितनी उसका उतना परमाणु क्रमांक। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन कितने? 1। इसी तरह हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, इसलिए इसमें प्रोटॉन कितने? 2। इसी तरह लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, तो क्यों? क्योंकि लिथियम में प्रोटॉन कितने? 3। उसके बाद में बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है, क्यों? क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 4। बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना है? 5 है, क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 5। इसी तरह कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन कितने हैं? 6। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, कारण सेम, इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 7। इसी तरह ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 8। इसी तरह फ्लोरीन जो होता है उसमें परमाणु, ध्यान देना एक फ्लोरीन होता है एक फ्लोरीन होता है, मैं यहाँ पे फ्लोरीन की बात कर रहा हूँ। तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना? 9, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन कितने हैं? 9। इसी तरह नियोन का परमाणु क्रमांक कितना? 10, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन कितने हैं? 10। जिसमें जितने प्रोटॉन उसका उतना परमाणु क्रमांक। तो ये अपने कह सकते हैं बेसिकली जो रीजन होता है किसी भी परमाणु क्रमांक के पीछे भी किसी का परमाणु क्रमांक क्या होगा, ये डिपेंड करेगा प्रोटॉनों की संख्या पे। जिसमें जितने प्रोटॉन उतना उसका परमाणु क्रमांक। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, अपने जो है थोड़ा थोड़ा करेंगे क्योंकि अभी जैसे फ्लो बनेगा ना उसके बाद में थोड़ा अपने स्पीड अप होंगे। पहले जो जनरल बातें हैं वो थोड़ी जल्दी जल्दी अपने में थोड़ा आराम से समझेंगे, ताकि अपने को अच्छे से टॉपिक की अपने को अच्छे से क्या कह सकते हैं समझ हो सके। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और अगर आपको ये वाली पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा जैसे क्या होता है ना कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेजेस जो हैं वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए। उसका कारण क्या है ना कि
वहाँ पर अपने जो है वो फॉर्मूला शीट्स वगैरह हो गई या कुछ और सारी चीज़ें होती है वहाँ पर पोस्ट करते रहते हैं। अगर आप वहाँ पर कनेक्टेड होंगे तो वहाँ पर आपको जो है वो चीज़ें मिल जाती है आसानी से। और अगर ये डाउनलोड करना है आपको पीडीएफ, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे, तो देखना कि जो आपका कई बार देखो यूट्यूब पर एड्स वगैरह भी आते हैं, तो अगर आप यूट्यूब एड्स में नहीं देखना चाहते तो आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें भी आपको ये सेम वीडियो जो है वो मिल जाएगा और उसका भी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज की क्लास में इतने ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और कल भी आप जो है जरूर कनेक्ट होना, क्योंकि अपने जब रेगुलर बेसिस पे इस तरह की वीडियो अपलोड करेंगे। तब तक के लिए राम राम।